बच्चों, now we will discuss about chapter 1 motion and time of class 7th. Okay, let's start the introduction. The period between two events is called time. जो पीरियड होता है हमारे दो इवेंट का उसको हम टाइम बोलते हैं. इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्लानिंग ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़. ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्ले और प्लानिंग का रोल करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, टेक अ बाथ, क्लीन आवर टीथ एट अ पर्टिकुलर टाइम. देयरफॉर in our daily life we can understand the importance of time and it needs to be measured accurately. हम जो भी काम अपनी डेली लाइफ में करते हैं वो हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं और एक्यूरेट टाइम जो होता है हम उसके अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं और एक्यूरेटली अपने काम को वर्क करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेज़रमेंट ऑफ टाइम. हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं? डेली लाइफ में हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं? एज अ रिस्ट वॉच और क्लॉक. ओके, एज वी नो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है दिन प्रतिदिन जो भी हम एक्टिविटी करते हैं. टाइम इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी. ये हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इट कैन बी मेजर्ड और हम इसको मेज़र कर सकते हैं. द अर्थ कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. अर्थ जो है वो हमारी कंप्लीट करती है एक रोटेशन इन 24 आवर्स. 24 घंटे में जो हमारी अर्थ होती है वो एक पूरा रोटेशन जो है वो कंप्लीट करती है. रोटेशन हैपन्स रेगुलरली ओवर एंड ओवर अगेन्स. और जो रोटेशन होते हैं वो हमारे रेगुलरली होते रहते हैं. दैट्स वाई सन राइजेज चेंज पोजीशन ड्यूरिंग द डे एंड फाइनली सेट्स. इससे क्या होता है, हमारा जब रोटेशन होता है तो हमारे सनराइज़ यानी कि सूर्य उदय होता है और पोजीशन चेंज होती है डे टू डे और क्लाइमेट भी चेंज होता है. परहैप्स द पोजीशन ऑफ द सन वॉज द अर्लीस्ट मेथड ऑफ टेलिंग टाइम्स. पोजीशन जो होती है हमारी सन की उसके अकॉर्डिंग हम टाइम का पता लगा सकते हैं. नाउ द यूनिट्स ऑफ टाइम. टाइम की यूनिट्स क्या होती हैं? सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. टाइम की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी है सेकेंड और इट इज़ इक्वल टू 1/86/400 part of the solar day. The period between two successive noons taken as unit of time is called a solar day or a day. जो हमारे टू सक्सेसिव नून होते हैं उनके बीच का जो यूनिट टाइम होता है वो हमारा या तो सोलर डे कहते हैं उसे या फिर हम उसे एक दिन कहते हैं. नाउ सोलर डे इज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एन आवर. जो हमारा सोलर डे है वो भी हमारा डिवाइड है 24 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट दैट्स कॉल्ड आवर. 1 आवर जो होता है वो हमारा डिवाइड होता है 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ कॉल्ड अ मिनट, जो हम हमेशा क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच में देखने का यूज़ करते हैं. फर्दर 1 मिनट जो है वो ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ कॉल्ड अ सेकेंड. ओके, हम इसके बाद देखते हैं. 1 सोलर डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. 1 सोलर डे जो होता है हमारा उसमें 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे होते हैं. नाउ 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट. एक घंटे में 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. 1 सोलर डे इज इक्वल्स टू 86,400 सेकेंड्स. एक सोलर डे में 86,400 सेकेंड्स होते हैं एंड 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं और 1 डिकेड में हम 10 ईयर्स बोलते हैं. यानी कि जब हमारे 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब हम उसको 1 डिकेड बोल सकते हैं. नाउ 1 सेंचुरी इज इक्वल्स टू 10 डिकेड. इट मीन्स 100 ईयर्स. जब हमारे 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब हम उसे 1 सेंचुरी कहते हैं. एंड 1 मिलेनियम इज इक्वल्स टू 10 सेंचुरीज. इट मीन्स 1000 ईयर्स. ओके, महाराजा जयसिंह कौन थे? महाराजा जयसिंह जो हैं वो एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर हैं. वो मैथमेटिशियन और आर्किटेक्ट जो हैं वो टाइम बताते हैं. ठीक है. ही वॉज बॉर्न इन 1686. उनका जन्म जो है वो 1866 राजस्थान में हुआ था. एट द एज ऑफ 15 ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ सवई. 15 साल की उम्र में उन्हें टाइटल मिला था सवई का. सवई मीन्स होता है 1 and quarter यानी कि 1 और 1/4. नाउ ही बिल्ड जंतर मंतर. उन्होंने जंतर मंतर बनाया विच आर लोकेटेड इन उज्जैन, वाराणसी, जयपुर एंड दिल्ली.
उन्होंने जंतर मंतर बनाया जो कहाँ लोकेट है, कहाँ होता है ये, उज्जैन में, वाराणसी में, जयपुर में एंड दिल्ली में। वन एट मथुरा, एक मथुरा में भी है, डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, और इसके अलावा और कोई नहीं है। ही डिज़ाइन 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया था फॉर जंतर मंतर के लिए। दीज आर सम्राट यंत्र, ये हमारे सम्राट यंत्र हैं, राम यंत्र हैं एंड जयप्रकाश। सम्राट यंत्र जो है वो एक बेसिकली ह्यूज सन डायल है जिसके द्वारा हम टाइम का पता लगा सकते हैं। इट्स एक्यूरेसी इज़ अप टू हाफ अ मिनट, इसकी एक्यूरेसी जो है वो आधे मिनट से भी कम है, यानी कि बहुत करेक्ट और सही टाइम वो बताती है। द टाइम इंडिकेटेड बाय सन डायल इज़ फेयरली करेक्ट, जो सन डायल है वो हमारी जो टाइम को इंडिकेट करती है वो बहुत ही सही है। हाउएवर दिस कैन नॉट बी यूज आफ्टर सनसेट, बट इसमें एक डिमेरिट क्या है कि हम इसको आफ्टर सनसेट यानी कि जब सूर्य डूब जाता है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हमारी एक्टिविटी है, आप इसे खुद से पढ़ेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सम डिवाइसेस टू मेज़र टाइम। और कौन कौन सी डिवाइस हैं जिससे हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ सन डायल। सन डायल वॉज यूज टू नो द टाइम ऑफ द डे। सन डायल हम क्यों यूज़ करते हैं, हम दिन में टाइम का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ द सन। जो लेंथ और डायरेक्शन होती है हमारी शैडो की, कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, विद द पोजीशन ऑफ द सन। तो जो अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सन के पास में रखा है तो हम उसकी लेंथ और डायरेक्शन से शैडो की हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा टाइम क्या हुआ है। द डिक्रीज एंड देन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ शैडो ड्यूरिंग द डे टाइम वॉज यूज इन सन डायल टू मेजर टाइम। जैसा कि हमने अभी बताया, अगर शैडो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द डे टाइम यानी कि दिन के समय, तब हम टाइम को मेज़र सन डायल से कर सकते हैं। द सन डायल इज प्लेस इन द ओपन स्काई इन सच अ वे दैट गैनमॉन पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सन डायल जो है उसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, खुले आसमान के नीचे, और गैमनॉन पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि जो गैनमॉन पॉइंट है उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखेंगे। यानी कि ये गैनमॉन पॉइंट क्या है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो हमारी ये गोल गोल है और ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखेंगे, तभी हम सन डायल से टाइम मेज़र कर सकते हैं। द शेडो ऑफ गैनमॉन ऑन सर्कुलर स्केल इंडिकेट द टाइम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। जो शेडो होगी वो गैनमॉन जो है सर्कुलर स्केल पे रोटेट करेगी और इंडिकेट देगी कि हमें उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब हमने टाइम को मेज़र किया है तो हमारा टाइम क्या हुआ है। हाउएवर इट डजंट वर्क आफ्टर सनसेट और ऑन क्लाउडी डेज, और ये हमारा वर्क नहीं करेगा जब हमारा सूरज डूब जाएगा और क्लाउडी डेज होगा, यानी कि जब हमारा मौसम ख़राब होगा और सन की जो रेज़ हैं वो प्रॉपरली इसके ऊपर नहीं पड़ेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम और किस तरीके से टाइम को मेज़र कर सकते हैं, ये हमारा जंतर मंतर है जो कि हमारे दिल्ली में लोकेटेड है। सम हिस्टोरिकल सनडायल स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। कुछ हिस्टोरिकल सनडायल हैं वो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि वो हमारे इंडिया में हैं। वन सनडायल इज़ एट जंतर मंतर इन दिल्ली। एक सनडायल जो है वो हमारी जंतर मंतर है जो कि दिल्ली में है। द सनडायल ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाय महाराजा जयसिंह ऑफ जयपुर। जो जंतर मंतर है दिल्ली में उसे किसने बनवाया था, महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। द लार्जेस्ट सनडायल इन जयपुर स्टिल वर्क्स एंड कैन मेजर टाइम टू एन एक्यूरेसी ऑफ 2 सेकेंड्स। और जो सबसे लार्जेस्ट सनडायल है जो कि जयपुर में है और वो टाइम को मेज़र करती है 2 सेकेंड्स तक, 2 सेकेंड्स तक वो टाइम को एक्यूरेट मेज़र करके हमें बताती है। ओके, नाउ दिस इज सैंड क्लॉक आर ग्लास जिसको हम बोलते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल सैंड फ्रॉम द अपर चैम्बर फॉल्स इनटू द लोअर चैम्बर इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। ये हमारा कैसे वर्क करता है कि हम इसमें देख रहे हैं, ये हमारी पिक्चर है, ये हमारा फर्स्ट चैम्बर यानी कि अपर चैम्बर है और देन दिस इज़ अ लोअर चैम्बर।
हमारे अपर चैम्बर में जो सैंड है वो पूरी फिल है, और इसका जो वर्क होता है, ये जो प्रिंसिपल है इसका जिस पे ये वर्क करता है, जो हमारे अपर चैम्बर की जो सैंड है वो एक पर्टिकुलर टाइम में धीरे धीरे एक स्मॉल अमाउंट यहाँ पे होल है दोनों के आपस में चैम्बर के बीच में, जिससे कि हमारी जो सैंड है वो एक एट अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में वो धीरे धीरे अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में ट्रांसफ़र होती है। तो हम इससे टाइम का पता लगा सकते हैं कि हमारा टाइम क्या हुआ है। ओके, नाउ स्टार एंड कॉन्स्टलेशन। स्टार और जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। एट नाइट, रात में, द पोजीशन ऑफ वेल नोन स्टार्स और देयर ग्रुप्स चेंज देयर आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। रात में जो होते हैं हमारे स्टार्स होते हैं या ग्रुप ऑफ स्टार्स जो भी होते हैं, उनका जो चेंज होता है एक इंटरवल टाइम में, उससे भी हम समय का पता लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक वर अमंग द अर्लीस्ट टाइम कीपर दैट डिडंट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। जो वाटर क्लॉक है इसका भी हम बहुत समय पहले इसका यूज़ करते थे। तो ये जो है ये डिपेंड नहीं करता है ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर। दीज वर स्टोन वेजल विथ स्लॉपिंग साइड्स that allowed water to drip a nearly constant rate from a small hole near the bottom। इसमें क्या है, एक हमारे पास एक स्टोन वेजल होता है जिसमें वाटर फिलअप होता है, और वो एक कांस्टेंट रेट ऑफ टाइम में एक स्मॉल होल से पानी जो है वो धीरे धीरे बॉटम की ओर गिरता है। अदर टाइप वॉज ऑफ सिलिंड्रिकल और बोल शेप्ड कंसीवर्स डिज़ाइन टू स्लोली फिल विद वाटर कमिंग इन एट अ कांस्टेंट रेट। और जिसमें हमारा पानी फिलअप होता है वो एक सिलिंड्रिकल या फिर बोल शेप्ड हम बोल सकते हैं, टू स्लोली फिल, जिससे हमारा पानी जो है वो धीरे धीरे फिलअप होता है और एक कांस्टेंट रेट में। मार्किंग ऑन द इनसाइड सर्फेसिस मेजर द पैसेज ऑफ आवर्स एट द वाटर लेवल रीच देम। इनसाइड जो मतलब कि जो सिलिंड्रिकल सरफेस है हमारी, उसमें मार्किंग होती है कि घंटे के हिसाब से उसमें मार्किंग होती है कि वाटर जब जब उसमें रीच करेगा उस घंटे के आस या पास में, तो हम उससे टाइम का पता लगा सकते हैं कि हमारा पानी लेवल यानी कि वाटर लेवल जो है वो कितना फिलअप हो गया है, और उससे हम उस मार्किंग से हमें हेल्प मिल जाएगी कि हमारा टाइम कितना हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ वाटर क्लॉक। आप देख रहे होंगे ये हमारी सिलिंड्रिकल वेजल है, इससे हमारा पानी यहाँ से फिलअप हो रहा है, और यहाँ पे एक स्मॉल होल है जिससे हमारा पानी एक फिक्स अमाउंट से धीरे धीरे पानी गिर रहा है, और इसमें मार्किंग बनी हुई है इनसाइड द दिस कोन। अनदर टाइप कंसिस्टेड ऑफ अ मेटल बॉल विद अ होल इन द बॉटम। इसमें एक मेटल की जो बॉल है इसमें नीचे एक होल है छोटा सा। व्हेन प्लेस इन अ कंटेनर, जब हम इसको एक कंटेनर में रखेंगे तो बॉल जो है वो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टाइम में फिलअप हो जाएगा। इससे हम टाइम का पता लगा सकते हैं। नाउ मॉडर्न डिवाइसेस क्या हैं हमारी टाइम को मेज़र करने की। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज पेंडुलम। दिस इज पेंडुलम। आपने इसको देखा होगा, अधिकतर लोग अपने घर में इस तरह की वॉचेस का यूज़ करते हैं। इसको हम पेंडुलम क्लॉक बोलते हैं। पेंडुलम क्लॉक दैट मेजर टाइम एक्यूरेटली कुड बी मेड ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द पेंडुलम। ये जो क्लॉक है ये टाइम को बहुत एक्यूरेटली मेज़र करती है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेंडुलम। इसको गैलीलियो गैलीली ने बनाया था, जो कि इटालियन साइंटिस्ट हैं। ही डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम। ये प्रिंसिपल ऑफ पेंडुलम पे वर्क करता है। अब अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ वेट टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड टू अ सपोर्ट। पेंडुलम वर्क कैसे करता है, इसका जो एक पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि वो टाइटली स्ट्रिंग से बंधा होता है, और जो दूसरा उसका अदर पार्ट होता है स्ट्रिंग का वो क्या करता है, वो स्विंग करता है। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, हमारी एक्टिविटी है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है पेंडुलम का वो यहाँ पे फिक्स्ड है, और जो ये पेंडुलम है यानी कि जिसको हमने ओ कहा है, ये हमारा स्विंग करेगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो जब हमारा ओ पोजीशन पे जो ये बॉब है इसे हम बॉब कहते हैं। तो जब हम इसको एक बार ये हमारा जब इधर स्लाइड करेगा यानी कि बी की तरफ, फिर बी से जब ओ की तरफ आएगा तो ये एक इसका ऑस्किलेशन पूरा हो जाएगा। एक ऑस्किलेशन पूरा होने से कि जब ये मतलब कि एक ऑस्किलेशन इसका जब पूरा हो जाता है तो ये टाइम का बताता है कि हमारा टाइम कितना हुआ है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इट इज़ गिवन स्मॉल पुश, जब इसको एक छोटा सा स्मॉल पुश यानी कि जब हम इसे हल्का सा पुश करते हैं, द पेंडुलम मेक्स टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो ये एक रेस्ट पोजीशन से, ये अभी हमारी रेस्ट पोजीशन पे है, जब ये हमारा स्विंग नहीं करेगा तो ये हमारा रेस्ट पोजीशन पे है, और जब हमने इसको हल्का सा इसको पुश करा तो ये हमारा टू एंड फ्रो यानी कि इधर से उधर जाने लगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेशन, और इस टाइप के मोशन को हम ऑस्किलेशन कहते हैं। ओके, द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जो पेंडुलम है हमारा, जब हमारा ये एक वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है तब हम उसे टाइम पीरियड कहते हैं। गैलीलियो फाउंड दैट टाइम पीरियड फॉर वन ऑस्किलेशन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। गैलीलियो ने और क्या ढूंढा कि अगर हम एक ऑस्किलेशन जो है उसका टाइम पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम जो हमारी लेंथ होगी स्ट्रिंग की उसको चेंज करेंगे, तो हमारे टाइम पीरियड जो है, जो ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। अ पेंडुलम ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर a pendulum of about 25 centimeter length take exactly 1 second for one oscillation about its position of rest। एक जो हमारा पेंडुलम है वो 25 सेंटीमीटर का लेंथ होती है उसकी, और वो 1 सेकेंड और एक ऑस्किलेशन में 1 सेकेंड का एग्जैक्टली टाइम जो होता है वो बताता है अबाउट इस पोजीशन ऑफ रेस्ट। और जब हमारा बॉब रेस्ट पे है यानी कि जब वो कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, हमारा मोशन यहाँ पे क्या है, मोशन ये है कि जब ये बॉब एक स्टिल पोजीशन में है तब ये हमारा जो है ये रेस्ट पोजीशन में है, और जब हमारा बॉब टू एंड फ्रो यानी कि इधर से उधर करेगा तब हमारा बॉब ये मोशन में होगा, इसको हम मोशन बोलते हैं। ओके, नाउ ये हमारी एक्टिविटी है, आप इसे खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रिपीटेडली अंडर द एक्शन ऑफ बाउंड अप स्ट्रिंग एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इट्स हैंड्स। और ये कंट्रोल जो होता है वो मूवमेंट ऑफ इट हैंड्स, मतलब कि इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। ओके, दिस इज द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन फॉर द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम। ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल है हमारा पीरियोडिक मूवमेंट पेंडुलम का। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ रिस्ट वॉच, जो कि हम हमेशा से यूज़ करते हैं। इट डज़ नॉट हैव अ पेंडुलम, ये हमारा पेंडुलम नहीं है। इट हैज़ अ बैलेंस व्हील विच सर्व द सेम पर्पज़ एज पेंडुलम। इसमें एक बैलेंस व्हील होती है जो वैसे ही वर्क करती है जैसे कि पेंडुलम हमारा वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल है वर्क करने का वो थोड़ा सा अलग है। दीज वॉचेज हैव द क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड क्वार्ट्ज। इसमें जो क्रिस्टल यूज़ होता है पूरी वॉच में जिससे कि ये टाइम को बताता है उसे हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। दिस क्रिस्टल कैन वाइब्रेट वेरी फास्ट एंड एट अ वेरी प्रिसाइज रेट। ये जो क्रिस्टल है वो वाइब्रेट करता है बहुत ही जल्दी और एट अ वेरी प्रिसाइज रेट, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें वर्क होता है। दीज वाइब्रेशंस आर यूज टू मेज़र टाइम एक्यूरेटली। जो वाइब्रेशंस इसमें होते हैं उससे हम टाइम को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। अ क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट देन अ पेंडुलम क्लॉक। और जो क्वार्ट्ज क्लॉक होती है यानी कि रिस्ट क्लॉक होती है वो हमारी ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताती है एज अ पेंडुलम क्लॉक। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ स्टॉप वॉचेस, जो हम लोग की अधिकतर डिजिटल वॉच में भी होता है और उसकी अलग से स्टॉप वॉच भी आती है। ओके, अ क्लॉक और अ रिस्ट वॉच कैन नॉट बी यूज टू मेज़र शॉर्ट टाइम इंटरवल एक्यूरेटली। जो क्लॉक होती है और रिस्ट वॉच होती है वो शॉर्ट टाइम इंटरवल को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकती है। दे आर यूज टू मेज़र लॉन्ग टाइम इंटरवल, यानी कि 24 आवर्स जो हमारी वॉच होती है और क्लॉक होती है। रिस्ट वॉच और क्लॉक जो होती है वो हमारा इंटरवल बताती है, यानी कि वो लॉन्ग टाइम इंटरवल बताती है। और जो स्टॉप वॉच होती है वो हमारी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए यूज़ होती है। फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल स्टॉप वॉच जो होती है वो हमारी यूज़ होती है। इट इज़ इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ रिस्ट वॉच, ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है यानी कि उसका दूसरा भाग है रिस्ट वॉच का। इट कैन बी स्टेटेड और स्टॉप बाय प्रेसिंग अ बटन एंड मेजर टाइम अप टू 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ये कैसे स्टार्ट होती है और स्टॉप होती है एक प्रेस बटन से जो कि यहाँ पे बनी हुई है। इसको हम जब प्रेस करेंगे तो हमारी स्टॉप वॉच चलने लगेगी।
और ये कितने टाइम मेज़र करती है, 1/10 तो सम डिजिटल वॉचेस जो होती हैं वो कैसी यूज़ होती हैं, एज अ स्टॉप वॉच भी यूज़ होती हैं। जैसे कि हमारी डिजिटल वॉच होती है वो एज अ स्टॉप वॉच भी यूज़ होती है और लॉन्ग टाइम इंटरवल यूज़ करने के लिए भी होती है। ओके, ये हमारी क्लॉक चेक योर सेल्फ है, इसको आप खुद से फिलअप करेंगे चैप्टर रीड करने के बाद। ओके, नाउ एटॉमिक एज ऑफ टाइम क्या है? मोस्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट टाइम। जैसे जैसे हमारी मॉडर्न लाइफ आने लगी है तो हम क्या हो गए, हम पूरी तरीके से टाइम के ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि हमें सही टाइम चाहिए जिससे कि हम अपनी प्लानिंग कर सकें और अपना वर्क एक एक्यूरेट टाइम में कंप्लीट कर सकें। तो एटॉमिक क्लॉक्स हैव बीन डेवलप्ड विच एन एक्यूरेट अप टू 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड। जो एटॉमिक क्लॉक जो डेवलप हो गई हैं वो हमारे टाइम को कितना ज़्यादा एक्यूरेट एज अ सेकेंड में देती हैं, जो कि 1/10,000 सेकेंड, यानी कि बहुत ही कम समय में हमें एक एक्यूरेट टाइम देती हैं। जैसे कि एग्जांपल है सीशियम एटॉमिक क्लॉक। सीशियम एटॉमिक क्लॉक एग्जांपल है एटॉमिक एज ऑफ टाइम का। हाइड्रोजन एटम क्लॉक, दीज क्लॉक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम। इनका प्रिंसिपल जो है कि ये किस पे वर्क करती हैं, ये वाइब्रेशंस ऑफ एटम पे वर्क करती हैं कि जब हमारा एटम जो है वो वाइब्रेट करेगा तब हमारे जो उसमें व्हील होगी या क्लॉक होगा वो हमारी चलेगी और जल्दी से हमें एक्यूरेट टाइम देगी। नाउ मोशन क्या है? जैसा कि मैंने बताया मोशन क्या है कि अगर हमारी बॉडी, अगर हम किसी भी एग्जांपल ले लेते हैं डेली लाइफ का, कि अगर हम चेयर में एक स्टेट पोजीशन में यानी कि एक स्टिल पोजीशन में बैठे हुए हैं तो वो हमारी रेस्ट पोजीशन है, यानी कि इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। और अगर हम टेबल से या चेयर से उठ करके हम थोड़ी दूर 2 कदम चले तब हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ हमारी बॉडी में मोशन हुआ है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पेंडुलम में बताया कि अगर बॉब जो है वो अगर रुका हुआ है यानी कि उसमें कोई भी मोशन या कोई भी काम नहीं हो रहा है, वो रुकी हुई है, तो वो एक स्टिल पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में है। और अगर उसमें थोड़ा सा भी टू एंड फ्रो मूवमेंट हुआ देन इट इज़ मोशन। सो मोशन वही है, वी कैन एक्सपीरियंस मोशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ। हम मोशन का जो एक्सपीरियंस है वो डेली लाइफ से ले सकते हैं। क्या है डेली लाइफ से? अ ट्री इज़ फिक्स एट अ प्लेस। ट्री जो है एक फिक्स प्लेस पर फिक्स होता है, सो वी से दैट इट इज़ स्टेशनरी, यानी कि वो रुका हुआ है। सो सिमिलरली हाउस, स्कूल, इलेक्ट्रिक पोल्स आर ऑल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स विच रिमेन फिक्स एट अ प्लेस। ये सारी चीज़ें एक जगह पर हैं और रुकी हुई हैं तो उनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नाउ ऑन द अदर हैंड अ मैन, एनिमल, बर्ड, कार, बसेस, ट्रेन एक्सेट्रा डू नॉट रिमेन स्टेशनरी ऑल द टाइम। तो अदर साइड पे क्या है? मैन, आदमी, जानवर, पक्षी, कार, बसेस, ट्रेन, ये सारी जो है वो स्टेशनरी ऑल द टाइम नहीं रह सकती हैं, कि वो हमेशा एक स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं रह सकती हैं। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन्हें मूव होना पड़ता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर ही जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ मैन मूव्स व्हेन ही वॉक्स अलॉन्ग अ रोड। एक आदमी जो है वो मूव करता है और रोड की तरफ जाता है, तो इसमें मोशन हुआ। अ बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई। एक पक्षी जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि उड़ रहा है स्काई की तरफ। सिमिलरली अ कार और बस मूव्स ऑन अ रोड। कार और बस जो है वो रोड पर मूव कर रहे हैं और ट्रेन मूव्स ऑन द ट्रैक, और ट्रेन जो है वो ट्रैक पर मूव कर रही है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन। इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो हमारा मोशन कहलाता है। नाउ डेफिनेशन क्या है मोशन की? मोशन is a state or condition of a body during the time in which it states its position with respect to a fixed point. मोशन जो है वो एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है हमारी बॉडी की, वो कि एक ड्यूरिंग टाइम में, यानी कि जो समय है उस समय चल रहा है, तो उस समय पे जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी की पोजीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं एट अ फिक्स पॉइंट में, तो उसे हम मोशन कहते हैं। ओके, द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम विच अ बॉडी स्टार्ट मूविंग इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम हमारी बॉडी एक रेस्ट पोजीशन में यानी कि होम पर है, कोई भी बॉडी अगर घर पर है और अगर उसे मतलब कि अगर उसे स्कूल तक जाना है,
मतलब कि अगर कोई बॉडी उसे होम से लेकर अपने स्कूल तक जाना है, तो जो बॉडी ने जो चलना स्टार्ट करा अपने होम से, तो जो उसका होम होगा बॉडी का, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। यानी कि बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगी मूव होना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा दिया हुआ है, स्कूल इन अ विलेज ऑफ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। एक स्कूल है इन अ विलेज, विलेज में एक स्कूल है 2 किलोमीटर नॉर्थ रेलवे स्टेशन की तरफ। वी हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। तो हमें पोजीशन जो है वो रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो इन दिस एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन जो होगा वो उसका रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि हमें अपने क्या बोलते हैं, वाया जो है हम रेलवे स्टेशन के पास से ही निकलेंगे अपने स्कूल की तरफ। तो हमने जहाँ से भी अपना मोशन होना हमारी बॉडी में स्टार्ट हुआ है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, आप खुद से एग्जामिन करेंगे कि मोशन क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है उसमें। ओके, ये हमारी थ्योरी दी हुई है, थोड़ा सा एग्जांपल है। अब हम लेट नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। हमारा फर्स्ट वन इज़ लीनियर मोशन, सेकेंड इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड सर्कुलर मोशन एंड irregular motion, oscillation and intermittent motion. Now first one is linear motion. लीनियर मोशन जो होता है वो बहुत बेसिक होता है हमारे सारे मोशन का, बहुत ही ईजी वे होता है कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तब हमारा जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन होता है। और उस कंडीशन में ना उसमें कोई ग्रेविटी अप्लाई हो रही है और ना ही कोई फ्रिक्शन। तो उसमें क्या होगा, सर्कमस्टांसेस ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। ऑब्जेक्ट एक रेस्ट की तरीके काम करेगा, उसमें ग्रेविटी और फ्रिक्शन जो होगी वो नहीं लगेगी। और लीनियर मोशन जो होता है वो कहाँ मेज़र होता है, वो एड ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। स्पीड और डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए हम लीनियर मोशन का यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज़ बैक एंड फोर्थ मोशन। ये जो होता है एक बैक और फोर्थ मोशन है। जैसे कि हम पिस्टन का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारी पिस्टन होती है, पिस्टन से इट कन्वर्ट्स इनटू रोटेटरी मोशन। यानी कि जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, ये हमारी एक ब्लॉक बनी हुई है, इसमें देखो खांचे बने हुए हैं और इसमें भी खांचे बने हुए हैं। तो जब हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होती है, ये हमारा पिस्टन है, जब ये इधर से इधर जाएगा तो हमारा जो ये पूरी बॉडी है ये हमारी गोल गोल रोटेट होगी। यानी कि जब ये इधर जाएगा तो ये बॉडी इधर जाएगी, और जब ये इधर जाएगा तो ये बॉडी इधर जाएगी। यानी कि ये पिस्टन जो होता है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है वो हमारा कहाँ यूज़ होता है, हम पिस्टन को कन्वर्ट कर सकते हैं टू रोटेटरी मोशन। ठीक है, ओके। नाउ सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या है, जब हमारी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। ओके, जैसे कि हमारी अर्थ है एंड अदर प्लैनेट्स जो है वो सन के रिवॉल्यूशन करते हैं, यानी कि रोटेट करते हैं, तो वो एक सर्कुलर पाथ में करते हैं, तो हम उन्हें सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा सन है और ये सारे हमारे प्लैनेट हैं। तो ये सारे प्लैनेट हमारे सन के रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ इरेगुलर मोशन। इरेगुलर मोशन क्या होता है कि इनका कोई ऑब्वियस पैटर्न नहीं होता है मूव करने का। तो मतलब कि जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन देखा कि सर्कुलर पाथ में करेंगे, बट इरेगुलर मोशन में क्या है, इनका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है कि वो सर्कुलर में ही करेंगे या शेप में करेंगे या ट्रायंगल में करेंगे। तो कोई भी ऑब्वियस पार्ट यानी कोई भी स्पेशली पैटर्न नहीं है कि जिस पे वो मूव करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर मोशन। नाउ ऑस्किलेशन क्या होता है, जैसे कि हमने पेंडुलम में बताया, ऑस्किलेशन क्या है कि जब हमारा कोई भी बॉब या कोई भी बॉडी हमारी मूव करती है, मोशन में होती है, तो उससे यानी कि जब कोई बॉडी हमारी इनिशियल पॉइंट से दोबारा मूव करके फिर से इनिशियल पे आती है, तो वो हमारा एक ऑस्किलेशन, यानी कि एक पॉइंट पे आती है, तो वो हमारा ऑस्किलेशन होता है ना। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, मोशन ऑफ पेंडुलम, जो कि मैंने अपने एग्जांपल में बताया है पीछे। It is measured in period of time for one complete cycle or the number of cycle in a given time.
और ये क्या मेज़र करता है, ये पीरियड ऑफ टाइम फॉर एक कंप्लीट साइकिल पे ये टाइम को मेज़र करता है, और नंबर ऑफ साइकिल्स यानी कि कितनी साइकिल जो है वो एक गिवन टाइम में कितनी साइकिल उसने मूव करी हैं वो उसको मेज़र करता है। ओके, नाउ इंटरमिटेंट मोशन क्या होता है? इंटरमिटेंट मोशन है 15 मोशन दैट स्टार्ट एंड स्टॉप रेगुलरली। इंटरमिटेंट मोशन क्या होता है? इसमें 15 मोशंस होते हैं टोटली। तो ये क्या करता है, ये स्टार्ट और स्टॉप रेगुलरली, इसमें मतलब कि जो 15 मोशंस हैं वो सारे लगते हैं, यानी कि तुरंत स्टार्ट होता है और फिर से उसमें वर्क होता है और वो स्टॉप होता है, फिर स्टार्ट होता है, देन फिर से वो स्टॉप होता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या है इंटरमिटेंट मोशन का, कि मोशन ऑफ फिल्म रील इन सिनेमा प्रोजेक्टर, कि पहले जब हम मूवी देखते थे तो जो हमारा जो उसमें एक मशीन होती थी, गोल गोल होती थी, बहुत बड़ी सी व्हील टाइप की, और इसमें बेल्ट लगी होती थी और एक और बड़ी, और ये उनको किस में मदद करता है? छुपने के लिए, यानी कि जो उनको पकड़ने आते हैं, और मूव इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो पानी और खाने की खोज में ढूंढते हैं। इन लोअर एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स हैं जैसे इनवर्टिब्रेट्स लाइक सीलिया, फेजुला, मसल फाइबर, जॉइंट्स, फीट एज वेल एज विंग्स आर यूज फॉर मूवमेंट, वाइल इन बिगर एनिमल्स वो सारी वर्टिब्रेट्स के थ्रू मूव करते हैं, यानी कि फिन्स हो गए, फैदर हो गए, बोन्स यानी कि हड्डियों के थ्रू, मसल्स के थ्रू हेल्प्स इन लोकोमोशन, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? एज फॉर द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने सारे काम को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ओके, ना मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट कैसे होता है? तो क्या करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट मसल दैट आर अटैच टू बोन्स एंड जॉइंट, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट होता है वो किस पे डिपेंड होता है? मसल्स से, जो किससे अटैच होती है? बोन्स और जॉइंट से। सिंस प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग बींग, सम मूवमेंट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन प्लांट सच एज ग्रोथ ऑफ लीव टुवर्ड द सन और अ फ्लावर क्लोजिंग एट नाइट। तो जो प्लांट है वो भी हमारे लिविंग बींग्स हैं, तो उनमें भी कुछ मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट है की पत्तियां हैं या प्लांट है वो ग्रोथ करता है, और जब सन होता है तो वो ग्रोथ करता है, और जब नाइट हो जाता है तो फ्लावर हमारा क्लोज हो जाए यानी कि बंद हो जाता है। बट मूवमेंट इन प्लांट्स आर नॉट विजिबल, जो प्लांट में मूवमेंट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, बिकॉज द मूवमेंट्स आर सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन बाय द आई इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो मूवमेंट जो होता है प्लांट में वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं एक स्मॉल या शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं दे आर ऑल्सो इन मूवमेंट्स इन द ऑर्गन मूवमेंट्स आर ऑल्सो वेरी स्लो। तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, द प्लांट मूवमेंट इज फर्दर कैटेगराइज एज पॉजिटिव एंड निगेटिव रिस्पॉन्स। तो जो प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है वो फर्दर कैटेगराइज होता है एक पॉजिटिव मूवमेंट में और एक होता है नेगेटिव रिस्पॉन्स में। तो ऑल द रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम लाइट वेयर एज स्टेम ग्रोज टूवर्ड द लाइट। ठीक है, तो क्या है कि हमारा प्लांट्स जो होता है वो जो रूट्स होती हैं उसकी वो लाइट में क्या होता है कि ग्रो करता है, और स्टेम जो होती हैं वो भी ग्रो करती हैं टुवर्ड द लाइट। नॉन लिविंग बॉडीज नीड सम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू सेट देम इन मोशन। नॉन लिविंग बॉडीज़ क्या होती है, उनमें भी एक्सटर्नल सोर्स होता है एनर्जी का जिससे कि वो मोशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डिवाइसेज सच एज फैन, आयरन, कूलर एंड मिक्सर कैन मूव ओनली व्हेन वी सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो कब मूव करेंगे, जब हम उनमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, यानी कि जब उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तब वो मूव करेंगे। ठीक है, जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस, जीप, प्लांट मूव ड्यू टू एनर्जी ऑफ सीएनजी एंड पेट्रोल। तो वो कब मूव करेंगे कार, मोटरसाइकिल, जब हम उसमें सीएनजी और पेट्रोल देंगे, यानी कि जब उसमें एनर्जी देंगे तब वो मूव करेंगे। क्रिकेट बॉल कैन मूव ओनली व्हेन हिट बाय बैट। क्रिकेट बॉल कैसे मूव करेगी, जब हम उसको बैट से हिट करेंगे। ओके, नाउ फीचर्स क्या क्या है मूविंग बॉडी के। अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द मूविंग बॉडी इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मूविंग बॉडीज़ की, कि वो पोजीशन जो है वो अपनी ज़रूर चेंज करते हैं टाइम के साथ। देयर मस्ट बी अ रेफरेंस पॉइंट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ गिवन मूविंग बॉडी। और उनमें जो होता है कि जो मूविंग बॉडी होती है तो उसमें रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है कि हमारी बॉडी मूव कर रही है। एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग फिगर वी सी अ कार इन फ्रंट, दिस इज़ द पिक्चर।
at a particular time housed in this case in the stationary object taken as reference point. तो जो हमारी कार थी, ये हमारी कार है, यहाँ पे ये स्टेशनरी पॉइंट है इसका, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा. नाउ आफ्टर 5 सेकेंड बाद वी सी दैट सेम कार एट अनदर पोजीशन. सेम कार है वो अनदर पोजीशन यानी कि दूसरी पोजीशन पे चली गई, विच इज़ क्वाइट फार अवे फ्रॉम द हाउस, और अपने घर से भी बहुत दूर है. दिस मीन्स द पोजीशन ऑफ दिस कार इज़ चेंजिंग कंटिन्यूसली. जो कार की पोजीशन है वो लगातार बदल रही है विद द टाइम, समय के साथ, और विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और जो हमारी पहले उसकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी उसके रिस्पेक्ट में भी. दैट इज़ हाउस जो है वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था. सो वी से दैट दिस कार इज़ मूविंग और दैट कार इज़ इन मोशन. तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कार हमारी एक मूव कर रही है और ये हमारी मोशन में है. ओके, वी एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बॉडी. फॉलोइंग क्वांटिटीज़ होती हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट. जो बॉडी हमारी एक डिस्टेंस कवर्ड करती है उसका एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट होता है, और एंगल होता है जिससे कि बॉडी हमारी ज्वाइन होती है ओरिजिन से मेक्स विद द रेफरेंस एक्सिस. ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट एंड ईस्ट है. ओरिजिन है ये हमारा ओ, और रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट किया है शुरू, और यहाँ से हम जो बॉडी चलेगी और यहाँ तक आई तो बॉडी इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और जहाँ पे बॉडी अपना मोशन कंप्लीट करती है वो हमारा फाइनल पॉइंट होता है, यानी कि फाइनल पोजीशन होती है. ओके, नाउ वी कैन एक्सप्लेन. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं उस एग्जांपल के बारे में, कि जो हमारा ओ था वो रेफरेंस पॉइंट था, और ओ एक्स जो है वो रेफरेंस एक्सिस है, यानी कि ये ओ और एक्स जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है. ओके, नाउ आप इसको पढ़ेंगे और नहीं समझ में आएगा तो आप बताएंगे. ओके, नाउ इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. We can understand the uniform and non-uniform motion of the body with the help of given example. A motorcycle is moving on a straight road. Distance covered the first minute is 10 minute. एक मोटरसाइकिल जो है वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, मूव कर रही है, उसने डिस्टेंस कवर करी फर्स्ट मिनट में 10 मीटर. सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड मिनट, उसने 10 मीटर कवर करी थी, तो यानी कि 10 + 10 हो गए, और उसमें से 10 उसने और कवर करी यानी कि हो गए 20, और 20 में हमने फर्स्ट मिनट में 10 मीटर और कवर किया था, तो हमने 10 उसमें लेस कर दिया तो बचा हमारा 10 मीटर. सिमिलरली द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच सब्सिक्वेंट मिनट इज़ 10 मीटर. वी कैन से दैट मोटरसाइकिल इज़ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ द बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. कि जब हमारी मोटरसाइकिल जो है वो एक इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, एक पर्टिकुलर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो हमारी बॉडी जो है वो कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन. नाउ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी. मतलब कि जो बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में होगी और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी, तब वहाँ पे मैटर नहीं करता है कि हमारा बॉडी जो है वो स्मॉल है या फिर big है. In other words, the direction of motion and the speed of body in uniform motion do not change. कि जो हमारी मोशन, अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन है मोशन का, मोशन ऑफ डायरेक्शन जो है और स्पीड ऑफ बॉडी जो है इन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज नहीं होगी. ये हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, जो कि आप देख रहे हैं. ये हमारा टाइम है और ये हमारी डिस्टेंस है. टाइम और डिस्टेंस इक्वल इंटरवल के साथ चल रहे हैं, तो हमारी जो हमारा ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट बनेगा. तो जो बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगी, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम वी गेट अ स्ट्रेट लाइन. तो हमने यहाँ पे ये फिगर देखा. उसके बाद अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तो तब क्या होगा, इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी डजेंट रिमेन कांस्टेंट, तो हमारी जो स्पीड होगी बॉडी की वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी. जैसे कि एग्जांपल, इफ़ यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, अगर हमने कोई भी बॉल एक रूफ से यानी कि बहुत लंबी बिल्डिंग से हमने उसको फेंका है, ड्रॉप किया है, वी विल फाइंड दैट इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम। तो उसने क्या करा है, अनइक्वल यानी कि डिस्टेंस का हमें पता नहीं है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने कवर किया है डिस्टेंस को। तो अनदर एग्जांपल क्या है हमारा, अनदर एग्जांपल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज द मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। एक मोटरसाइकिल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है बट स्लोइंग डाउन फ्रॉम द टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो जब हमारा ट्रैफिक आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें अपनी मोटरसाइकिल को स्लो करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे मोशन में जो है वो यूनिफॉर्म नहीं आ पाएगा। तो मतलब कि जो लगातार हम काम कर रहे हैं या बॉडी को कवर कर रहे हैं वो नहीं आ पाएगा, हमारी बॉडी स्लो हो जाएगी। तो जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, तब हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी और उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ओके, नाउ वी विल प्लॉट अ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। वी ग्राफ और डिस्टेंस वर्सेस टाइम फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। ये हमारा ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। जो आप देख रहे हैं ये हमारा टाइम है और ये हमारी डिस्टेंस है। तो जब हमने स्टार्ट किया यहाँ पे चलना शुरू करा तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया ड्यू टू एनी प्रॉब्लम। तो हम यहाँ से आगे चलेंगे तो हमारी यहाँ पे स्पीड स्लो हो गई, फिर हम यहाँ तक एकदम स्ट्रेट लाइन में चले, फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें फिर से रुकना पड़ा, स्पीड स्लो करी, फिर यहाँ से चले। तो मतलब कि एक स्पीड में एक यूनिफॉर्म नहीं, यानी कि एक लगातार इसमें बॉडी जो है वो कवर नहीं कर पा रही है डिस्टेंस को। तो इससे क्या होगा, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, नाउ स्पीड क्या है, स्पीड वो होती है जिससे कि हमारी गाड़ी जो है यानी कार जो है वो बहुत ही फास्ट चलती है, जिससे कि हम जल्दी से डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ओके, ना हमारा यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी कि स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं एक यूनिट टाइम इंटरवल में, उसे हम स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हमारे एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं कि स्पीड अगर हमारी 100 किलोमीटर है, टाइम हमारा 4 आवर है, यानी कि 4 आवर में हमने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो हम स्पीड उसकी कैसे निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 100 में, तो आएगा हमारा 25 किलोमीटर पर आवर। और अगर बॉडी इज़ मूविंग एट वेरिएबल यूनिफॉर्म स्पीड में, देन स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और चेक योर सेल्फ में आप खुद से इसको फिलअप करेंगे। और ये सम एवरेज स्पीड्स दी हुई हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ रैट क्या होती है, वॉकिंग मैन क्या होती है, एक बी की एवरेज स्पीड क्या होती है, और शताब्दी एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड्स क्या होती है। ठीक है, ये आप इसको पढ़ेंगे। नाउ यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, वो मीटर पर सेकेंड है, जिसको आप मीटर पर सेकेंड ऐसे या फिर मीटर पर सेकेंड -1 भी लिख सकते हैं। यानी कि मीटर पर सेकेंड -1 का मतलब है कि आपने मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा हुआ है, तो आप सेकेंड को जब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मीटर पर सेकेंड -1 का मतलब है कि जब हम यहाँ पे हमारी एस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू हमारी माइनस में चली जाएगी, तो एस की पावर -1 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे रिटर्न हुआ है कि मीटर पर सेकेंड और एस की पावर -1 यानी मीटर सेकेंड -1। इफ़ डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, अगर डिस्टेंस बहुत ही छोटी है तो हमारी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में होगी या फिर सेंटीमीटर सेकेंड -1 होगी, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया। इफ़ यू वांट टू नो द स्पीड ऑफ टाइनी क्रिएचर्स, अगर हम टाइनी क्रिएचर्स की स्पीड को पता करना चाहते हैं, जैसे कि आंट है, अर्थवॉर्म है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उनको एक्सप्रेस करेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ओके, और अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे, जैसे कि हम कार में करते हैं, मोटरसाइकिल में करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक रनिंग कार की स्पीड को मेज़र करना है तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा हमारा स्पीडोमीटर, जो कि हमारी मोटरसाइकिल में और कार में दिया हुआ होता है। ठीक है, विच इज़ फिक्स इन द कार, ये पहले से ही कार में फिक्स होता है, उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। द स्पीडोमीटर गिव द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीडोमीटर होती है वो क्या करता है, वो एक स्पीड जो होता है उसको मेज़र करके हमें देता है कि वो किलोमीटर पर आवर में हमारी जो गाड़ी है वो कितनी तेज़ी से चल रही है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इज़ मेजर्ड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट। और अगर हम उसी कार की डिस्टेंस को
उसी कार की डिस्टेंस को किसी अनदर इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे तो वो हमारा ओडोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बस प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा अलग है, बाकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का अधिकतर थोड़ा थोड़ा सा सेम है, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है कि द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर इज़ 510 किलोमीटर, कि दिल्ली से कानपुर की डिस्टेंस हमारी 510 किलोमीटर है और एक कार टेक्स 6 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम कानपुर टू दिल्ली। एक कार ने 6 घंटे में डिस्टेंस कवर करी है कानपुर से दिल्ली तक की। तो अब हमें बतानी है कि इसकी स्पीड क्या थी, कि वो कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी कि उसने 6 घंटे में डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है डिस्टेंस जो है वो हमारी दी हुई है 510 किलोमीटर, जो कि हमारी रिटर्न है, पहले से गिवन दी है, और स्पीड हमारी स्पीड हमें फाइंड करना है और टाइम हमें दिया हुआ है 6 आवर्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। डिस्टेंस हमारा 510 किलोमीटर और हमारा टाइम दिया हुआ है 6 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, 6 से 510 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 85, और किलोमीटर और नीचे हुआ है अपॉन में, तो अपॉन में किलोमीटर पर आवर हमारी इसकी स्पीड की यूनिट हो गई। ओके, ये हमारी लॉन्ग डिस्टेंस वो है, तो हम इसको किलोमीटर पर आवर से मेज़र करेंगे। ठीक है, नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम वैसे ही दिया हुआ है, इसको आप लगाएंगे और समझेंगे। ओके, ये और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि ये है कि राजधानी एक्सप्रेस इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। एक राजधानी एक्सप्रेस है, उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो हमें डिस्टेंस बताना है कि उसने कितनी डिस्टेंस को कवर करा है इन 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में उसने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी डिस्टेंस को उसने कवर किया है। तो हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस क्या होता है। तो जब हमें डिस्टेंस निकालनी होगी, यानी कि जब हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे और हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। और अगर हमें टाइम मेज़र करना होगा तो हम टाइम मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारे फॉर्मूले हैं और ये हमारा मेन फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे। ओके, नाउ ये हमारे क्वेश्चंस थे और हमने यहाँ पे किया राजधानी एक्सप्रेस वाला, तो आप इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से करेंगे। डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि फॉर्मूला हो गया हमारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम टाइम हमारा मिनट में है तो हमें आवर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, 10 अपॉन, यानी कि 10 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आवर में टाइम आ जाएगा, तो आगे हमारा 1/6 आवर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 इंटू 1/6 किलोमीटर, तो हमारे डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर, जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस 10 मिनट में डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, नाउ काइंड्स ऑफ स्पीड क्या होती है बताई थी मैंने, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, कि जब बॉडी एक इक्वल डिस्टेंस, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी अगर कवर कर रही है तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और नॉन यूनिफॉर्म अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस और एक इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि डिस्टेंस जो है वो उसकी बराबर यानी कि सेम नहीं है और टाइम अगर उसका इक्वल है, तो हमारी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये एक्टिविटी है, आप इसे खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है कि उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो स्पीड होती है डायरेक्शन की, पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो स्पीड होती है, इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड लाइक स्पीड, बट
विद डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, डायरेक्शन के साथ मेजर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। और उसके बाद होता है एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या है, व्हेन वी सिट इन द कार एंड इट्स स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, और अगर हम कार में बैठे हुए हैं उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो वी से दैट द कार इज़ एसेलरेटिंग, यानी कि कार हमारी एसेलरेट करती है। यानी कि जैसे कार में भी होता है एसेलरेट करते हैं हम अपनी गाड़ी को, जिससे कि गाड़ी बहुत तेज़ चले। सो वी कैन डिफाइन एट द रेट एट विच स्पीड इज़ चेंजिंग इन अ गिवन टाइम, कि जब स्पीड जो है वो गाड़ी की वो चेंज हो रही है गिवन टाइम में। तो एसेलेरेशन कैन ऑल्सो भी निगेटिव, एसेलेरेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज़ व्हेन स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। अगर हम स्पीड को स्लो कर देंगे तो हमारा एसेलेरेशन निगेटिव आएगा, तो हम उसको बोलेंगे डी एसेलेरेशन, ठीक है। एसेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, यानी कि फाइनल स्पीड वो जहाँ तक हमें जाना था, बॉडी कवर करनी थी, वो माइनस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो, और अपान डिवाइड किससे करेंगे, टोटल टाइम से। यानी कि जो फाइनल का जो टाइम है और इनिशियल की जो स्पीड का टाइम है, वो टोटल टाइम बिटवीन जो होगा वो हम वहाँ पे लिखेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। उसके बाद ग्लिम्स ऑफ चैप्टर दिया हुआ है, यानी कि पूरे चैप्टर का सार दिया हो गया है यहाँ पे। आप इसे पढ़ेंगे और लर्न भी करेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इससे भी आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम फिर से कराएंगे, ओके। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे एज अ व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।